गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपके साथ अजय और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का सोशल साइंसेस का पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 10 लॉ एंड सोशल जस्टिस। तो इस चैप्टर में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके लॉस के बारे में और साथ में हमारे सोशल जस्टिस सिस्टम के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें कहता है कि लाइक व्हाट आर द एडवांटेजेस टू फॉरेन कंपनीज इन सेटिंग अप प्रोडक्शन इन इंडिया। तो मीन फॉरेन कंपनीज के पास ऐसी कौन कौन सी एडवांटेजेस होती हैं जब वो कोई भी इंडस्ट्री या कंपनी को सेटअप करती है हमारे इंडिया में। ओके, तो इसका आंसर है जो वो है कुछ इस टाइप में। तो इसका आंसर है एडवांटेजेस टू फॉरेन कंपनीज इन सेटिंग अप प्रोडक्शन इन इंडिया आर। जब भी कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में अपना प्रोडक्शन के लिए कोई भी कंपनी या इंडस्ट्री की एस्टेब्लिशमेंट करती है या सेट करती है, उस टाइम पे उन फॉरेन कंपनीज़ को कुछ बेनिफिट्स हैं, जो एडवांटेजेस हैं, जो उनको फील होती हैं वाइल सेटिंग अप द प्रोडक्शन इन इंडिया। वो हैं कि लाइक चीप लेबर। फर्स्ट ऑफ ऑल चीप लेबर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वेजेस हैं, जो एक टाइप की दिहाड़ी हम कहेंगे, एक लेबरर को दी जाती है जो इंडिया में, और एक लेबरर को ही, मतलब जो लेबर का काम करता है इन अदर कंट्रीज़, इन दोनों की वेजेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, सो आंसर इज वेजेस दैट द कंपनीज पे टू वर्कर्स से इन द यूएसए। अगर हम यूएसए की बात करेंगे, वहाँ पे जो कंपनीज जो हैं वेजेस प्रोवाइड करती हैं उनके वर्कर्स को, दे आर फार हायर देन व्हाट दे हैव टू पे वर्कर्स इन इंडिया। तो मतलब यूएसए में अगर हम लेबरर की बात करेंगे और इंडिया के लेबरर की बात करेंगे, तो इन दोनों की जो वेजेस का डिफरेंस है, इन वर्कर्स की वेजेस का डिफरेंट है, जो दिहाड़ी का डिफरेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। मतलब कि यूएसए से जो वर्कर है उसकी जो वेजेस है वो कंपैरेटिवली हायर है जब हम कंपेयर करेंगे उसको हमारे इंडिया के किसी लेबरर के साथ, किसी वर्कर के साथ। ओके, नंबर 2 फॉर लोअर पे। नाउ फॉर लोअर पे हम ये कहना चाहते हैं इसमें कि लाइक कंपनीज गेट लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क। तो कंपनी को इंडिया में जब कोई भी एस्टेब्लिशमेंट करती है, सेटअप करती है कोई भी कंपनी, जब फॉरेनर्स कोई भी कंपनी को एस्टेब्लिश करते हैं, तो उनको इंडिया में हमारे जो वर्किंग कैपेसिटी है, जो आवर्स की वर्किंग है, जो ड्यूरेशन है, लेंथ है, वो भी काफ़ी लंबी होती है। ओके, नाउ additional expenses such as housing facilities for workers are also fewer। तो जो इंडिया में जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ दी जाती हैं उन कंपनीज़ में लेबरर्स को या वर्कर्स को, वो भी फ्यूअर है, बहुत ही कम मार्जिन में उन लोगों को हाउसिंग की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। दस कंपनीज़ कैन सेव कॉस्ट एंड अर्न हायर प्रॉफिट। तो इससे जो भी कंपनी है वो ऑब्वियस सी बात है, जब उनको अपने वर्कर्स पे इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली उनको एक प्रॉफिट ही जनरेट होगा, या फिर वो अपनी कुछ कॉस्ट जो है, जो इन्वेस्टमेंट करनी है, और वो बचा सकते हैं। ओके, नाउ कॉस्ट कटिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय अदर मोर डेंजरस मीन्स। तो कॉस्ट कटिंग जो है ये कैसे होगी? मीन्स ये जो है ये एक बहुत ही डेंजरस मीन है और ये एडवांटेज है इन फॉरेन कंपनीज़ को। और जो लोअर वर्किंग कंडीशंस है इंक्लूडिंग लोअर सेफ्टी मेजर आर यूज्ड एज वे ऑफ कटिंग कॉस्ट। तो जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं उनकी अगर हम उन्हें ना प्रोवाइड करें तो ये भी उन लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, उन फॉरेन कंपनीज़ के लिए। तो नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक द विक्टिम्स ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी गॉट जस्टिस एंड डिस्कस। तो आपके इस चैप्टर में भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में है। तो ये ट्रेजेडी 1984 में हुई थी, ठीक है, दिसंबर में।
तो उसके रिगार्डिंग इस भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लाइक वहाँ के जो विक्टिम्स थे, जो वहाँ उस गैस ट्रेजेडी में इंजर्ड हुए थे, ठीक है, जिन्होंने अपने फैमिलीज़ को खोया, जो विक्टिम्स थे उस गैस ट्रेजेडी के, उन लोगों को जस्टिस मिला। अब हम सोशल जस्टिस की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो नो, द विक्टिम्स ऑफ द बायोगैस ट्रेजेडी आर स्टिल फाइटिंग फॉर जस्टिस। तो जो बायोगैस ट्रेजेडी के विक्टिम्स हैं वो आज तक, अभी तक जस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं अपने जस्टिस के लिए। एट फर्स्ट द कंपनी विच ओन्ड द पेस्टिसाइड फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड, जो यूनियन कार्बाइड एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री थी उस एरिया में, उन्होंने रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्पाइट द वाइड ओपन सो मैनी एविडेंसेस ऑफ द ट्रेजेडी। तो उस यूनियन कार्बाइड ने सबसे पहले उन्होंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना ही खारिज कर दिया कि हम इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। जो भी उस गैस ट्रेजेडी में जिन लोगों की मृत्यु हुई या जो लोग इंजर्ड हुए, ठीक है, उन लोगों के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। ओके, द यूसी गॉट अवे आफ्टर पेइंग अ बेयर मिनिमम कंपनसेशन टू द सर्वाइवर्स ऑफ द ट्रेजेडी। तो ये यूनियन कार्बाइड है, जो ये पेस्टिसाइड फैक्ट्री है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कुछ बेयर अमाउंट, मतलब कुछ मनी जो है, जो उस गैस ट्रेजेडी में जो उनके वर्कर्स थे या आगे पीछे के जो सराउंडिंग एरियाज़ के पीपल थे, उन लोगों को एक बेयर अमाउंट का चेक दे दिया या मनी दे दी ताकि वो उस केस को रफा दफा कर सकें। देन इवन आफ्टर 24 ईयर्स द सर्वाइवर्स आर स्टिल फाइटिंग फॉर जस्टिस। अभी भी 24 ईयर्स से जो सर्वाइवर्स हैं इस गैस ट्रेजेडी के, वो आज भी अपने जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। और इनको जस्टिस जो मेन है वो है कि फॉर सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, कि पीने का जो साफ़ पानी है इनको प्रोवाइड हो, फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर मतलब कि हॉस्पिटल्स वगैरह इनको अच्छे से प्रोवाइड किए जाएं, ठीक है, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। एंड जॉब्स फॉर द पॉइजन्ड बाय यूसी, और जॉब्स भी सिक्योर होनी चाहिए इन लोगों की, क्योंकि इस गैस ट्रेजेडी में जो कि यूसी यूनियन कार्बाइड एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री थी, वहाँ पे ये ट्रेजेडी हुआ था। तो जो विक्टिम्स हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी के, वो आज तक जस्टिस के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। देयर केसेस आर स्टिल पेंडिंग इन न्यूमरस कोर्ट्स। तो इनके केसेस जो हैं वो आज तक पेंडिंग हैं बहुत सारे कोर्ट्स में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन व्हेन वी स्पीक ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट। अब हमको बताना है कि लाइक जब भी हम बात करते हैं लॉ इन्फोर्समेंट की, तब हमें इसका मतलब क्या है जब हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट। अब इस इन्फोर्समेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है, या जो भी इंस्टीट्यूशन है, या जो भी गवर्नमेंट है, कौन है, ठीक है, पर्टिकुलरली कौन ऐसी चीज़ है, कैसी चीज़ है जो इस इन्फोर्समेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वाई इज़ इन्फोर्समेंट सो इम्पॉर्टेंट, और ये इन्फोर्समेंट जो है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो नाउ टॉकिंग अबाउट लॉ इन्फोर्समेंट मीन्स द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज लॉ मेकर एंड इन्फोर्सर टू इंश्योर obedience to its laws by everyone within the state that it governs। तो लॉ इन्फोर्समेंट से हमारा ये मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है किसी भी कंट्री की, किसी भी एरिया की, जो वहाँ पे लॉ बनाती है और उन लॉज को इन्फोर्स करती है, कि मीन्स वो उस लॉ को एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ एक ग्राउंड लेवल से लेकर शुरू करती है, ठीक है। और इस सब से, ठीक है, एंड टू इंश्योर ओबीडेंस टू इट्स लॉज। तो जो भी लॉ बनाए हैं उनकी तरफ एक लाइक की भावना के साथ, कि उनके साथ मिलजुल कर, उनके साथ हम मिलजुल कर उस लॉ को मानेंगे। ओके, नाउ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू असरटेन दैट लॉज आर नॉट वायलेटेड बाय एनीवन।
तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस इन्फोर्समेंट के लिए? वो है हमारी गवर्नमेंट। तो हमारी गवर्नमेंट ये अश्योर करती है कि कोई भी लॉ जो बना है वो वायलेट ना हो, उस पर कोई भी प्रोटेस्ट ना हो, ठीक है, मीन्स प्रोटेस्ट ना हो, या फिर किसी को भी चोट ना पहुंचे, या फिर उस पर कोई भी एक बड़ा सा अगर हम बात करें कि लाइक कोई दंगे वंगे ना हो, उसमें वायलेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड इन्फोर्समेंट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द डेमोक्रेटिक स्टेटस ऑफ इंडिया। तो जो ये इन्फोर्समेंट है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारे इंडिया का डेमोक्रेटिक स्टेटस को मेंटेन रखता है। ओके, इफ़ फॉरेन कंपनीज आर अलाउड टू मेंटेन लो वर्किंग कंडीशंस, अगर फॉरेन कंपनीज को हम अलाउ कर दें लो वर्किंग कंडीशन मेंटेन करने के लिए, देन दिस इंटरफेयर्स विद द फंडामेंटल राइट, दैट इज़ राइट टू लाइफ ऑफ वर्कर, ठीक है। तो तब हमारी फंडामेंटल राइट जो राइट टू लाइफ है उसके साथ हम इंटरफेयर कर देते हैं। देन दिस इन्फोर्समेंट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द पीपल। तो ये जो इन्फोर्समेंट है ये उन पीपल्स को ही प्रोटेक्ट करने के लिए है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन लॉज इंश्योर दैट मार्केट्स वर्क इन अ मैनर दैट इज़ फेयर? अब ये लॉज कैसे इंश्योर करते हैं कि ये कैसे सेटिस्फाई करते हैं कि जो मार्केट है वो एक ऐसे मैनर में चल रही है जो कि एक फेयर मैनर है, ऑनेस्ट है, ठीक है, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर फेयर मैनर। ओके, गिव 2 एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर आंसर। अब आपको इसके लिए आपकी एग्जाम्पल्स भी देने हैं। नाउ लॉज कैन इंश्योर दैट मार्केट्स वर्क इन अ फेयर मैनर। तो जो लॉज हैं वो इंश्योर करते हैं कि जो भी मार्केट है वो एक फेयर मैनर में चले। द फ्रिक्वेंटली अपग्रेडेड मिनिमम वेजेस लॉ इंश्योर्स दैट वर्कर आर नॉट एक्सप्लॉयटेड एंड ओवरवर्कड बाय कंपनीज दैट हायर देम। तो जो ये हमारे मिनिमम वेजेस के लॉ हैं जिस पे हम सेट करके रख देते हैं कि लाइक कि किसी भी लेबरर की या वर्कर की जो वर्किंग होगी कितने ड्यूरेशन की होगी, उसकी वेजेस कितनी होंगी, ये सब हम इस लॉ में प्रिडिक्ट करके रख देते हैं। ओके, देन तो ये जो लॉज हैं ये फ्रिक्वेंटली अपग्रेड होते रहते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी वर्कर एक्सप्लॉइट ना हो सके किसी भी कंपनी द्वारा, ताकि उसे एक इक्वल वेजेस मिल सकें, जितनी हर किसी को मिल रही हैं उतनी ही उसे मिले। जितना टाइम ड्यूरेशन बाकी लोग टाइम दे रहे हैं उस कंपनी में उतना ही वो भी टाइम देगा। ओके, देन एक और, ऑल्सो अ लॉ कीपिंग checks on the quality of production make sure that the substandard goods do not enter the market। तो हमारा एक substandard goods का एक लॉ है जिसमें कि हम ओरिजिनल एंड फाइन क्वालिटी के ही प्रोडक्ट्स को किसी भी मार्केट में बेच सकते हैं। ओके, तो उसको भी सुनिश्चित करने के लिए हमारे जो ये लॉज हैं वो क्रिएट किए गए हैं जो हेल्प करते हैं ताकि हमारी मार्केट में कुछ भी डुप्लीकेसी वाला चीज़ जो है या जो जल्दी ख़राब हो जाने वाली चीज़ें हैं वो सब ना आ सकें, वो सब फ्लो में ना हो, वो मार्केट में ना घूमें। ओके, तो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ पैराग्राफ ऑन द वेरियस रोल्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट यू हैव रेड अबाउट इन दिस यूनिट। अब जैसे कि ये यूनिट है जो लॉ एंड सोशल जस्टिस, तो इस यूनिट में आप लोगों ने, इस चैप्टर में ही आप लोगों ने गवर्नमेंट के रूल्स पढ़े हैं, तो उन्हीं के रिगार्डिंग आपको भी एक पैराग्राफ में बताना है कि आपने आपके लॉ एंड सोशल जस्टिस, ठीक है, लॉ एंड सोशल जस्टिस चैप्टर में जो गवर्नमेंट के रोल पढ़े हैं वो कौन कौन से हैं। सो आंसर करेंगे लाइक द गवर्नमेंट प्लेज अ लार्ज नंबर ऑफ रूल्स इन एनी स्टेट। तो किसी भी स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा उनका रोल होता है हर प्रोसेस में, ठीक है। इन यूनिट 5 द गवर्नमेंट, ओके, इन यूनिट 5 द गवर्नमेंट रूल्स इन द इकोनॉमिक सेक्टर इज़ एक्सप्लेन्ड। तो जो हमारा ये बुक का यूनिट 5 है उसमें हमें गवर्नमेंट के रूल्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसमें हमें गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सेक्टर के रोल के बारे में बताया है। दिस इंक्लूडिंग
providing public facilities like water supply, healthcare and sanitation, and ensuring that these amenities are not overtaken by private enterprises। ठीक है, तो जैसे हमने पब्लिक फैसिलिटीज़ का चैप्टर पढ़ा था उसमें हमें सिर्फ इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में ही एक्सप्लेन किया गया था, तो जिसमें जो भी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं लाइक वाटर की, हेल्थ केयर की, सैनिटेशन की, ठीक है, ये सब की सब फैसिलिटीज़ जो हैं ये सबको इंश्योर होनी चाहिए, बजाय ये जो भी फैसिलिटीज़ हैं ये प्राइवेट इंटरप्राइजेस के हाथ में नहीं ज़्यादा होनी चाहिए, नॉट बी ओवरटेकन। ओके, द गवर्नमेंट ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल, इट इज़ पिवोटल बट इट इज़ वाइटल रोल, VITAL plays a vital role in law enforcement which is of utmost importance in the economic sector। तो ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है वो अपना एक वाइटल रोल प्ले करती है, अहम रोल प्ले करती है और प्रोटेक्ट करती है वर्कर्स को, ठीक है, सॉरी, और प्रोटेक्ट करती है हमारे इन इकोनॉमिक सेक्टर्स में जो भी कंडीशंस हैं, जो कि हम अगर बात करें पब्लिक फैसिलिटीज़ चैप्टर के बारे में, तो उस चैप्टर में हमने वाटर के रिगार्डिंगली पूरे एरियाज़ में हमने थोड़ा सा प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट के रोल को स्टडी किया था, ठीक है। उसी अकॉर्डिंगली तो गवर्नमेंट जो है वो भी लॉ क्रिएट करती है ताकि इकोनॉमिक सेक्टर को इम्पोर्टेंस मिल सके, ठीक है। देन द गवर्नमेंट मेक्स लॉज टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन प्रोडक्शन फैक्ट्रीज, लॉज ऑन मिनिमम वेजेस, ठीक है। अब गवर्नमेंट का एक और चीज़ है कि गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है वर्कर्स को जो कि फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, जो भी प्रोडक्शन की फैक्ट्रीज़ हैं जिनमें काम करते हैं, उन लोगों के लिए कैसे बेनिफिशियल है ये हमारा गवर्नमेंट का रोल क्या प्ले करता है उसमें, वो करते हैं कि वो हमें एक लॉ मिल गया है कि लाइक लॉ ऑफ मिनिमम वेजेस एक लॉ है। सेकंड, कंट्रोलिंग वर्किंग कंडीशन, तो वर्किंग कंडीशन पे भी और साथ में सेफ्टी मेजर पे भी, तो तीनों चीज़ें जब एक वर्कर को किसी भी फैक्ट्री में काम करने के लिए मिलती हैं तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज ले सकता है, लाइवलीहुड अर्न कर सकता है उससे। ओके, इट ऑल्सो मेक्स लॉज फॉर मार्केट्स दैट प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स अगेंस्ट ओवर प्राइजिंग एंड सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स। तो गवर्नमेंट जो है वो साथ में इन फैक्ट्रीज़ के, इन इकोनॉमिक सेक्टर के और साथ में हमारे जो शॉप्स हैं, ठीक है, जो मार्केट्स हैं, वहाँ पे भी हर कंज्यूमर को, कंज्यूमर जैसे कि जो फाइनली उस गुड को कंज्यूम करेगा, जो बेचेगा नहीं, कुछ भी अर्न नहीं करेगा उससे, उसको कंज्यूम करेगा, ओके, उसको यूज़ करेगा, वो कंज्यूमर है, इज़ द लास्ट पर्सन, ठीक है। तो उनको बचाने के लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है सभी कंज्यूमर को ताकि कोई भी कंज्यूमर को ओवर प्राइसिंग फेस ना करनी पड़े और साथ में कोई भी सब स्टैंडर्ड मतलब डुप्लीकेसी के प्रोडक्ट ना ही मार्केट में अवेलेबल हों, ना ही लोगों को मिल पाए, ताकि लोगों को उससे जो भी यूटिलिटी वो अर्न करेंगे या जो भी सेटिस्फैक्शन वो अर्न करेंगे वो कम हो। ओके, देन द गवर्नमेंट हैज़ अ लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो गवर्नमेंट के पास चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट भी लॉज हैं, लाइक कि जो बच्चे 12, 13 या 14 साल से कम के हैं उन बच्चों के लिए लेबर का काम करना नहीं है, उनको लेबर का काम नहीं करना है, ठीक है, वो हमारा आता है चाइल्ड लेबर में। ओके, एंड इट ऑल्सो पनिशेस ऑर्गेनाइजेशन दैट डू नॉट फॉलो पॉलिसीज पुट इन प्लेस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट अगेंस्ट पोल्यूशन। देन ये गवर्नमेंट जो हैं वो क्या हेल्प करती हैं, वो पनिश भी करती हैं उन ऑर्गेनाइजेशन को जो इन पॉलिसीज़ पे जो लॉज इन गवर्नमेंट ने क्रिएट किए होते हैं, बनाए होते हैं, उनको फॉलो नहीं करते, तो उनको पनिश भी किया जाता है। नाउ गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ओके, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन योर एरिया। सबसे पहले आपको आपके एरिया की जो भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उनके सोर्सेज के बारे में बताना है, ठीक है। देन डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर एंड सॉइल। बट आपको ये सारा का सारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के जो सोर्सेज हैं उनको किनके रिस्पेक्ट में बताना है, एयर के, हवा के, वाटर के और सॉइल के, पानी और सॉइल जैसे कि हमारी ज़मीन है। ओके, व्हाट आर द स्टेप्स बीइंग टेकन टू रिड्यूस द पोल्यूशन। और कौन से स्टेप्स आप लोग लोगे इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के या कम करने के, कैन यू सजेस्ट सम अदर मेजर्स। ओके, नाउ अब हम आंसर करेंगे इसका कि इसका आंसर है देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन आवर एरिया।
तो जैसे हम सब जानते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के तो बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सिर्फ एयर पोल्यूशन की, जो हवा में पोल्यूशन क्रिएट होता है वो कैसे होता है? वो होता है ज़्यादातर हमारे व्हीकल से, है ना। इंडस्ट्रीज़, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनकी जो चिमनीज से धुआं निकलता है उनसे, ओके। और साथ में जो हमारा स्मोक है, ठीक है, लाइक कि हमारे जो ईंटों की भट्टे होते हैं, लाइक जहाँ पे ब्रिक्स बनती हैं वहाँ पे भी, ठीक है, उनके स्मोक से भी हमारा एयर पोल्यूट होता है, ओके। तो एयर पोल्यूशन सोर्सेज इसके हैं बाय व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल गैस डिपोज्ड थ्रू चिमनीज, स्मोक्स फ्रॉम रेड ब्रिक्स भट्टास। देन अब बात करेंगे हम वाटर पोल्यूशन की। तो वाटर पोल्यूशन जो है वो कैसे होगा कि लाइक जब हम वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं, जब हम देखते हैं कि पानी के मीन्स जब हमारा जो इंडस्ट्रीज़ का जो ओवरफ्लो होता है या सैनिटेशन का जो ओवरफ्लो होता है, वो सब जब हमारे इन वाटर रिसोर्सेज में मिक्सअप हो जाता है, तब वो एक टाइम पे उस एरिया के वाटर पोल्यूशन को अराइज कर देता है। तो नाउ various chemical discharged and other liquid effluents from some industries like tanneries, aluminium, etc. because of dry latrines and inefficient discharge of house waste and sewerage into the rivers। तो जो भी ये इंडस्ट्रीज से केमिकल्स डिस्चार्ज होता है उनकी वजह से, और साथ में हमारे जो हाउस होल्ड से जो भी गार्बेज है, जो भी लिक्विड है जो कि डिस्पोज होता है, उन सब चीज़ों से हमारा वाटर पोल्यूशन को एक सोर्स मिलता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को, जो कि हमारे वाटर पोल्यूशन को भी है, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट सॉइल पोल्यूशन। तो सॉइल पोल्यूशन का कैसे होगा? जब ड्यू टू द थ्रोइंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स हेयर एंड देयर, लैक ऑफ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डिस्पोजिंग हाउस होल्ड वेस्ट, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड एशेस एट्सेट्रा। तो सॉइल पोल्यूशन के जो सोर्सेज हैं वो हमारे हैं जब हम लोग इधर उधर कुछ भी प्लास्टिक वगैरह कुछ भी यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, तो उस प्लास्टिक को डिकम्पोज होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि वो एकदम से मिक्स नहीं हो जाता है हमारी सॉइल के साथ, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ओके। नाउ इन रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन अ consistent increase in awareness of the need for a clean environment। तो रिसेंट ईयर में हमारे इंडिया में ही अगर हम बात करें कि बहुत सारी अवेयरनेस है कि हमें अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करना चाहिए। जैसे हमारा स्वच्छ भारत जो मिशन है उसके तहत भी हम लोग कहते हैं कि हमें अपने आसपास अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए, ओके। The courts in our country have come out with a number of strong orders on the environmental issues, and accordingly steps are also being taken to reduce pollution। तो जो हमारे इंडिया में कोर्ट्स हैं, ठीक है, जो जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशरी है, वो सब ने भी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स जो हैं वो बनाए हैं ताकि हम लोग इन इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को, जो ये इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, पोल्यूशंस हैं, इन सबको टैकल कर सकें, इनके खिलाफ लड़ सकें और वापस से अपने कंट्री को एक क्लीन बना सकें, ठीक है, हेल्दी इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग बना सकें, ठीक है। बट स्टिल मैनी मोर थिंग्स हैव टू बी डन इन दिस डायरेक्शन। अब हम बात करेंगे कि और कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए इन पोल्यूशंस को कंट्रोल करने के लिए। नाउ एप्रोप्रिएट मेजर्स नीड टू बी टेकन बाय कंट्रीज एंड लोकल अथॉरिटीज़ of the world to stop the misuse of और ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो एक अप्रोप्रिएट मेजर्स होने चाहिए बाय डिफरेंट कंट्रीज़ और साथ में जो भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं उन सब की भी, ताकि हम लोग मिसयूज़ ना करें और ओवर यूज़ ना करें हमारी जो ये इन्वायरमेंट की इतनी प्यारी प्यारी रिसोर्सेज हैं उनका मिसयूज़ ना करें, ओके। नाउ सेकेंड, environmental degradation can be checked by conserving land, air and water resources। For this we have to control the pollutants at the source। तो हमें इस environment की degradation को चेक भी करना चाहिए बाय कंजर्विंग लैंड, अपनी लैंड को कंजर्व करके, एयर को कंजर्व करके, वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करके, मतलब साफ रख के, स्वच्छ रख कर, ठीक है।
और इसके लिए जो भी इन पोल्यूशन के पॉल्यूटेंट्स हैं, लाइक कि इनके जो सोर्सेज हैं, एलिमेंट्स हैं, उन सबको भी कंट्रोल करना चाहिए। नाउ थर्ड, बाय प्रॉपर इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज एंड नॉर्म्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल इश्यूज सच एज यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, disposal of all types of waste, harmful emissions and from different industries etc. तो एक प्रॉपर लॉज बनने चाहिए, उनको इन्फोर्स करना चाहिए ताकि जो भी ये इन्वामेंटल रिलेटेड इश्यूज़ हैं, लाइक कि हमारे जो कि इन्वामेंट को डिग्रेड करते हैं, ठीक है, जो पोल्यूट करते हैं, जैसे कि हमारा प्लास्टिक का यूज़ और हमारे जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका डिस्पोज करना, मतलब उसको डिस्पोजल करना, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे डिस्पोज होने के लिए उसको रेडी करना, वो सब, और हमारे जो इंडस्ट्रीज से हार्मफुल इमिशन ऑफ गैसेस होती हैं उन सब से भी। नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 9, हाउ वाज इन्वायरमेंट ट्रीटेड अर्लियर। तो अब हमें बताना है कि हम लोग अर्ली टाइम्स में इन्वायरमेंट को कैसे ट्रीट करते थे। व्हाट हैज़ बीन द चेंज इन परसेप्शन। तो इसके रिगार्डिंग हमारा क्या रवैया जो है चेंज हुआ है, परसेप्शन जो हमारा माइंडसेट है वो कैसे चेंज हुआ है, और इसको हम लोगों को डिस्कस करना है। ओके, नाउ अर्लियर द इन्वायरमेंट वाज ट्रीटेड एज अ फ्री एंटिटी एंड एनी इंडस्ट्री और इवन एनी इंडिविजुअल कुड pollute the air and water without any restrictions, ठीक है। whether it was our rivers, air and groundwater, the environment was being polluted since there was no laws in this regard। तो सबसे पहले कि अगर हम बात करेंगे, इन्वायरमेंट को हम एक फ्री एंटिटी मानते थे कि ये फ्री में मिली हुई हमें एक चीज़ है और इस चीज़ पे कोई भी इंडस्ट्रीज़ को हम क्रिएट कर सकते हैं या कोई भी इंडिविजुअल जो है इसको पोल्यूट कर सकता है। सिंपल सा रीज़न ये था, ठीक है, कि धारणा ही यही थी लोगों की कि ये फ्री एंट्री है, ठीक है, ये हमें फ्री में मिला है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम इसको यूज़ करेंगे, चाहे पोल्यूट करेंगे, यूज़ करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे, मिसयूज़ भी करेंगे, ओवर यूज़ भी करेंगे। ओके, तो चाहे हम इसमें बात करें हमारी रिवर्स की, हवाओं की, ग्राउंड वाटर की, ठीक है, या फिर हमारे इन्वायरमेंट की भी। ओके, इन द रिसेंट ईयर अभी के टाइम पे, and particularly the biogas tragedy has brought the issue of environment to the forefront। और जो ये बायोगैस ट्रेजेडी हुई थी इसने हमारे इन्वायरमेंट पे चेक करने के लिए हमें मजबूर कर दिया कि इस गैस ट्रेजेडी को इन्होंने फर्स्ट प्लेस पे ओवरकम कर दिया। कि लाइक जैसे हम लोग पहले सोचा करते थे कि ये एक फ्री एंटिटी है, कि ये फ्री में मिली हुई हमें चीज़ है इन्वायरमेंट, हम इसका यूज़ करें या मिसयूज़ करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अब फ़र्क पड़ने लगा क्योंकि जब बायोगैस ट्रेजेडी को फील किया गया, जब ये बायोगैस ट्रेजेडी हुई, वहाँ के लोगों ने जैसा फील किया, कंट्री ने जैसा फील किया, तो इसके रिगार्डिंग इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए बहुत सारे लॉज और साथ में इन्फोर्समेंट की गए। ओके, नाउ द परसेप्शन हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड एंड द पीपल हैव अंडरस्टूड दैट द इन्वायरमेंट इज़ समथिंग विच द पीपल ओवर जनरेशन्स विल शेयर। तो अब उसके बाद जो हमारी परसेप्शन थी, हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड था, हमारा जो माइंडसेट था, वो चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। और हम अब ये सोच रहे हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो सिर्फ आज के लिए नहीं है, वो आने वाली जनरेशन के लिए भी है, और हमें इसको बचा के रखना पड़ेगा ताकि सेम इन्वायरमेंट को हमारी आने वाली जनरेशन्स भी शेयर कर सकें जैसे हमने शेयर किया है। ओके, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीजिंग अवेयरनेस अमंग all that a clean environment is a public facility that cannot be destroyed merely for industrial development। तो जब हम बात करते हैं कि ये इस अवेयरनेस के बारे में कि भाई ये जो क्लीन इन्वायरमेंट है, मतलब अगर हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखेंगे तो ये हमारे ही लोगों के लिए, हमारी ही आम पब्लिक के लिए बेनिफिशियल है, उनके लिए एक फैसिलिटी है, ठीक है, जिसको कोई भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वो भी तक इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, ठीक है। द कोर्ट्स ऑल्सो गेव अ नंबर ऑफ जजमेंट्स अप होल्डिंग द राइट टू अ हेल्दी इन्वायरमेंट एज इंट्रिंसिक टू द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। तो हमारे जो कोर्ट्स हैं उन्होंने भी काफ़ी नंबर्स में ये जजमेंट्स दी हैं कि जो भी ये हमारे हेल्दी इन्वायरमेंट का राइट है जो लोगों को मिला है वो हमें
कॉन्ट्रडिक्ट अगर हम करेंगे उसको, तो वो हमारे फंडामेंटल राइट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू लाइफ के साथ, उसके साथ ये इंटरलिंक्ड है। ओके, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर लॉ एंड सोशल जस्टिस यहीं पे ख़त्म होता है। तो मैं आपसे लूँगा इजाज़त। धन्यवाद।